नंद किशोराचार्य द्वारा रचित नाटक हस्तिनापुर के तात्विक समीक्षा के अंतर्गत आज तीसरे भाग के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने भाषा शैली पर इससे पहले वाले भाग में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे शीर्षक की सार्थकता या औचित्य। अब हम हस्तिनापुर जो नाटक रचा गया है, उस नाटक के अंदर जो शीर्षक है हस्तिनापुर, वो सार्थकता लिए हुए है या नहीं है, उसका क्या औचित्य है, उसकी बात हम करेंगे। इसके अंदर दिखाया गया क्योंकि ये महाभारत कालीन जो पौराणिक नाटक के आधार पर ही रचा गया है, तो हस्तिनापुर नाम जो है पूरे नाटक के अंदर उसी की चर्चा होती है कि जब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ और अन्य कुरुवंशियों के साथ हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं और विदुर के कहने पर जो शुभा है उसकी माँ, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहती है कि वो कुरुवंशियों से मुक्त हस्तिनापुर के अंदर ही रहना चाहती है। तो ये जो हस्तिनापुर नाम है बार बार चर्चा के अंदर इसके अंदर आता है कि हस्तिनापुर के कारण ही जहाँ कुरुवंशियों को जाना पड़ा, वहीं पर अंबिका अम्बालिका तथा अन्य जो पात्र हैं वो भी किस प्रकार वहाँ पर स्त्री पीड़ा को वो भोगते रहे हैं। इसके अतिरिक्त शुभा जो है यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर हम पहले इस हस्तिनापुर में रहे हैं तो अब भी हम कुरुवंशियों से मुक्त हस्तिनापुर के अंदर रहना चाहते हैं। तो जो शीर्षक है वो बार बार हर एक की बातचीत से ध्वनित होता रहता है। तो शीर्षक अगर एक अच्छा शीर्षक होगा जो सार्थकता लिए हुए होगा, वो भी सफल नाटक होने के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये हस्तिनापुर नाम जो दिया गया है, जो नाटक का शीर्षक है, वो पूर्णतया उचित है, अपने अंदर सार्थकता लिए हुए है, क्योंकि सारी जो कथा है वो हस्तिनापुर को लेकर के ही रची गई है। इस प्रकार ये जो नाटक है पूर्णतया सार्थक और उचित है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो अभिनेता का। अभिनेता का अर्थ होता है कि जितने भी पात्र हैं जो अभिनय करते हैं, उनको मंच पर करते हुए दिखाना, उनके अभिनय को देखना, क्योंकि जो अभिनय है वो बिना बातचीत के भी दिखाया जा सकता है, नेत्रों के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से, उनके कार्यों के माध्यम से। इसलिए जो नाटक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसके अंदर अभिनेता का जो गुण है वो होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से ये जो हस्तिनापुर नाटक है एक सफल नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु है, इसकी जो संवाद योजना है, जो चरित्र इसके अंदर लिए गए हैं, जिस प्रकार उस देश काल वातावरण को सजीव किया गया है, उसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, उन सभी की दृष्टियों से जो नाटककार है उसने इसे जैसे भी रचा है वो रंगमंच के लिए रचा है, क्योंकि नाटक को खेल करके दिखाया जाना होता है। उसी के अनुरूप उसने संवादों में, लघु संवादों को वहाँ पर अधिक स्थान दिया है। पात्रों की संख्या भी सीमित है, क्योंकि बाकी पात्रों के नाम मात्र आते हैं, लेकिन जो संवाद दिखाए जाते हैं वो कम पात्रों के दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर बहुत सारे ना तो कोई अंक हैं ना दृश्य हैं, केवल जो पात्र हैं वो बदलते रहते हैं और उनके संवाद बीच बीच में उनके अनुरूप ही आते रहते हैं, जिस कारण से ये जो नाटक है वो मंच के योग्य है, रंगमंच पर खेल करके दिखाया जा सकता है। अभिनेता की दृष्टि से भी इसे सफल नाटक कहा जा सकता है। अंतिम बिंदु आता है उद्देश्य। प्रत्येक रचना जो रची जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसी प्रकार हस्तिनापुर नाटक हालांकि एक पौराणिक नाटक है,
लेकिन इसको एक नए ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि पौराणिक को आधुनिक दृष्टि से देखने का एक प्रयास किया गया है, जिसके अंदर नारी जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक स्त्री जो है वो भी स्वातंत्र्य की इच्छा रखती है, भावना उसके अंदर है। और दूसरी ओर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ताउम्र जो भीष्म हैं वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहते हैं और उस प्रतिज्ञा से बंध करके उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों की पहचान करना छोड़ दिया है, केवल मात्र अपनी प्रतिज्ञा पर ही अटल रहते हैं। अब उनकी ये जो प्रतिज्ञा है दूसरों के लिए कितनी कष्टदायी होती है वो अम्बालिका इन सब से पता चलता है। तो उद्देश्य की दृष्टि से भी ये नाटक नए रूप में दिखाया गया है, स्त्री स्वातंत्रता की बात की गई है, उस दृष्टि से भी ये सफल हुआ है। यहाँ पर जहाँ पर वो दिखाया जाता है कि शुभा जाने से मना कर देती है कि वो मैं वन के अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं हस्तिनापुर से मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि मैं तो कुरुवंशियों के से मुक्त हस्तिनापुर के अंदर रहना चाहती हूँ। जिस मुख्य बिंदु को लेकर के नंद किशोराचार्य ने इस नाटक की रचना की है, ऐसे पात्रों को उन्होंने यहाँ सामने लाए हैं जो कि इतिहास के अंदर कहीं अंदर छिपे हुए थे। उन पात्रों को जो कि उपेक्षित हो चुके थे, उन उपेक्षित पात्रों को लेकर के एक सफल नाटक की रचना की गई है, जो कि इस नाटक जिस उद्देश्य को लेकर के लिखा गया है उसमें नाटककार पूर्णतया सफल सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार तत्वों के आधार पर समीक्षा करने के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उन सब की चर्चा हमने इसमें की है। धन्यवाद।